बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादिर। आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूं। नाज़रीन, जैसे कि मौसम बहुत सर्द है, सर्दियों के मौसम में बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं, लाइक आर्थराइटिस जिन लोगों को होता है तो वो भी थोड़ा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ जिनको थोड़ा दमे का मसला होता है, थोड़ा जो है रेस्पिरेटरी के इश्यूज़ होते हैं, इसके साथ साथ जो है वो थोड़े यानी कि ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो लाइक उनको मतलब जेनेटिकली उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, पर सर्दियों के मौसम में वो जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और दूसरी जानब जो है आपको पता है कोविड की वेव जो है वो कितना इजीली जो है स्प्रेड हो रही है, कितना तेज़ी से जो है वो फैलती जा रही है, और इसमें जो अमवात हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। मोर्टेलिटी रेट जो है वो काफ़ी हाई है। सो ये सारी जो सिचुएशन है इसको मद्देनज़र रखते हुए हमें जो है थोड़ी चीज़ों के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी होंगी। कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो हमें डिस्कस करनी होंगी, कुछ ऐसी बातें हमें करनी होंगी जो आपके लिए बहुत मुफीद हों। आपको जो है वो आपके जो भी जेनेटिकल इश्यूज़ हैं, जो आर्थराइटिस है, एज़मा है, या फिर ऐसा कोई इशू है जो लाइक आपको सर्दियों के मौसम में बहुत तंग करता है, तो हम इसके ऊपर पूरी बात करेंगे। आज पूछेंगे डॉक्टर साहब से कि कैसे जो है वो इस मौसम के अंदर अपने आप को बचाएं। दूसरी जानिब कोविड के ऊपर भी बात करेंगे कि कोविड जो है वो मतलब उसकी जो सेकेंड वेव है उसके लिए हम क्या करें। जिन लोगों को हो चुका है क्या दोबारा होगा, या फिर जो है वो मतलब जिन लोगों को हो चुका है तो वो नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ों मैं डिटेल में आपसे बात करूंगी। मेरे साथ आज प्रोग्राम में बहुत ही ब्यूटीफुल शख्सियत मौजूद हैं। शी इज़ अ सिंगर। सबसे पहली बात, मैंने उनको जो है इंट्रोडक्शन इसलिए सिंगर का बोला है कि अभी वो बहुत एक मतलब कामयाब सिंगर बन चुकी हैं। अपने करियर का जो सिंगिंग का जो है वो मतलब आगाज अभी ही किया है, बट बहुत फास्टली माशाल्लाह से उन्होंने प्रोग्रेस कर ली है। और साथ साथ में वो एक माहिर डॉक्टर भी हैं। मतलब शी जस्ट नॉट डन MBBS, उन्होंने जो है वो PG DIP किया हुआ है, इसके अलावा MSc किया हुआ है, वो भी UK से, और RDMS किया हुआ है USA से, और कनाडा से उन्होंने बहुत सारे जो है वो डिप्लोमास किए हुए मेडिकल के अंदर। सो मैं अब आपको उस मेहमान से मिलवाई देती हूँ। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर फरा ईसा जैदी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम फलक, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर फलक। हाउ आर यू फरा? आई एम गुड, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आपका इंट्रोडक्शन देते हुए मैं काफी जो है ना हैप्पी भी थी, एंड लाइक मुझे बड़ा वो भी हुआ कि देखें, लोग बहुत कहते हैं कि मेडिकल की फील्ड में आने के बाद इंसान जो है ना सिर्फ और सिर्फ मेडिकल का होके रह जाता है। ठीक है, सही है। बट मैं कहती हूँ कि आपको हर चीज में जो है वो इन होना चाहिए। और एक मेडिकल इतना ड्राई सब्जेक्ट है कि जब आप सिर्फ मेडिकल में रहते हैं ना तो आपकी एक शख्सियत जो होती है ना वो बिल्कुल ड्रॉप हो जाती है, सीरियस हो जाती है। इसके अलावा जो है वो आप शेड ऑफ हो जाते हो। आपकी जो अंदर की जो भी एक, मैं अपने आप को अगर देखूं कि जब मैं एक क्लिनिकल प्रैक्टिस में थी और इमरजेंसी प्रैक्टिस सिर्फ करती थी तो मैं हंसती भी बहुत मुश्किल से थी। लाइक इतना ड्राई हो जाता है। तो मेरे ख्याल से तो हमें सब कुछ करना चाहिए अपनी लाइफ में। और माशाल्लाह से आपकी सिंगिंग जो है वो तो बचपन से आप कर रही हैं, पर अब जो है मतलब एक होता है ना कि मंजर आम पे आना, वो आप अभी आई हैं, और इतना इजीली और इतना फास्ट आपने माशाल्लाह से मतलब कवर किया है और इतना अचीवमेंट की है इतने कम अरसे में। तो ये बहुत एक यू नो के मतलब गॉड गिफ्टेड है कि बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। और दूसरा, आप मुझे जरा ये भी बताएं कि आपने MBBS किया, PG DIP किया, UK से जो है वो बहुत डिप्लोमास के, कनाडा से किए, कैसे रहा? आप अपनी शख्सियत के बारे में थोड़ा बताइएगा। फलक, एक्चुअली हमारे फैमिली में सब डॉक्टर्स हैं, आपको पता ही है। तो हमारी आई थिंक मेरे पेरेंट्स जो थे वो बहुत इस चीज़ को इम्पोर्टेंट समझते थे कि खेल हो या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो वो पढ़ाई के साथ शुरू से उन्होंने रखे। तो हम लोग शुरू से मतलब मेरे भाई और हम स्पोर्ट्स में भी आगे थे, और फिर हम म्यूजिक में, जैसे मैं म्यूजिक में थी, मेरे भाई स्पोर्ट्स खेलते थे, तो हम लोग हर चीज़ को अपने साथ साथ लेके चले हमेशा। इसके अलावा जब मेडिसिन में मैं आई तो शुरू में तो मैंने सुहेल राना के प्रोग्राम से स्टार्ट किया था। आई वॉज 5 or 6 years old। उस वक्त तो चलता रहा वो सिलसिला, लेकिन जब मैं 9th में आई तो उसके बाद मेडिसिन में जाना था, तो मैंने सुहेल राना साहब से बोला कि अब मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे तो मेडिसिन करनी है। तो मुझे उन्होंने कहा कि तो साथ साथ चलाओ। मैंने कहा नहीं, साथ साथ तो चला सकते हैं अगर टाइम मिलता, क्योंकि आपको पता है ना फर्क के रिकॉर्डिंग्स वगैरह में बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, ज़ाहिर है। और मेडिसिन में सिर्फ टॉप की क्रीम जाती है,
और ये कि हमें डाउ में जाना था। डाउ में तो आपको पता है कि टॉप के लोग ही सिर्फ जो मार्क्स स्कोरर्स होते हैं वो जाते हैं। अल्लाह का फजलो करम है कि मैं इंटेलिजेंट पेरेंट्स की बेटी हूँ और पढ़ना जो है वो मेरे लिए एक इजी स्कोर करना इजी रहा माशाल्लाह से। और बहुत हाई मार्क्स से मैंने पहले सेंट जोसेफ कॉलेज में एडमिशन लिया, फिर डाउ मेडिकल कॉलेज में इजीली एडमिशन हो गया। जब डाउ में मैं आई तो उसके बाद आपको पता है मेडिसिन जब आप करते हैं तो मेडिसिन ही मेडिसिन होता है, कुछ और नहीं होता। कॉलेज में थोड़ा बहुत इधर उधर गाती रहती थी, लेकिन ये कि बैक बर्नर पे चला गया था क्योंकि प्रायोरिटाइज करना पढ़ाई को इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं ये आपके प्रोग्राम के थ्रू ये ज़रूर मैसेज देना चाहती हूँ क्योंकि लोग जो म्यूज़िक करते हैं मुझे पता है वो सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि पढ़ाई करो पहले, और जो एक्स्ट्रा करिकुलर जो या ये चीज़ें हैं इनको भी साथ साथ आप चलाएं, लेकिन एजुकेशन इज़ नंबर वन। फिर उसके बाद आई बिकेम अ वेरी सक्सेसफुल डॉक्टर। मेरी शादी हुई, मैं कनाडा गई, कनाडा से जाके मैंने सारी फर्दर अपनी स्टडीज़ की रेडियोलॉजी में वेरियस टाइप के स्पेशलाइजेशंस करने के बाद मेरी महारत जो है वो अल्ट्रासाउंड में है, स्पेशली जो माँ बच्चे की जो होती है अल्ट्रासाउंड उसमें। और फिर उसके बाद मैंने तकरीबन 14 साल वहाँ पे काम किया टोरंटो में। और इसके अलावा मैंने मास्टर्स किया क्लिनिकल एजुकेशन में क्योंकि मुझे पढ़ाने का बहुत शौक है। और टीचिंग जो है वो मैं टोरंटो में भी करी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के टीचिंग हॉस्पिटल्स में। उसके बाद जो है वो मैं सऊदी अरेबिया गई, वहाँ पे मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मिलिट्री हॉस्पिटल में जॉब मिली, फिर वो भी मैंने किया। फिर प्रिंसेस नूरा यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाया। और ये कि मैं समझती हूँ कि आई थिंक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है टीचिंग। मेडिसिन तो है ही जाहिर है, और टीचिंग एज ए नोबल प्रोफेशन। व्हेन आई केम टू पाकिस्तान, मेरे वालिद डॉक्टर ईसा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो जाहिर है सबको पता था मैं गाती हूँ क्योंकि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती रही मैं ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम इन टोरंटो एंड इन सऊदी अरेबिया ऑल्सो इन द कॉन्सुलेट्स। तो यहाँ पे जब मैं आई और मैंने जॉब संभाली अपनी ईसा लैब में एज हेड रेडियोलॉजी की, और फिर उसके बाद मैंने एक टीचिंग अकेडमी अपनी खोली, डॉक्टर फराइसा अकेडमी, जो कि डॉक्टर्स को हाईली स्किल्ड कोर्सेज कराती है, एडवांस कोर्सेज जैसे कि रेडियोलॉजी के हवाले से, अल्ट्रासाउंड के हवाले से, हेल्थ केयर के कोर्सेज। उसके बाद मुझे कुछ ऑफर्स आने लगी सिंगिंग की, तो फिर मैंने सोचा कि इतना पढ़ लिया, इतनी चीज़ें मैं कर रही हूँ तो ये भी करके देख लेते हैं, क्योंकि टैलेंट तो मुझे अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड है, ये मैंने क्रिएट नहीं किया। तो देन आई स्टार्टेड डूइंग दिस ऑल्सो। ऑब्वियसली हर चीज़ का टाइम होता है, लेकिन जब मेरे पास टाइम म्यूजिक का होता है तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिलैक्सिंग टाइम्स इन माई लाइफ। ओके, सो ऑब्वियसली बात है कि जितना आपने बताया तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और मुझे सुन के भी बहुत खुशी हुई कि जो है इतना मेहनत करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद जो है फिर आपने जो है अपने टैलेंट को सोचा। वही बात है कि जब डॉक्टर बन जाता है इंसान तो उसके बाद उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि सबसे पहले आपको नेशन को जो है वो उसकी खिदमत करनी है, लोगों की खिदमत करनी है। बाकी एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ हैं वो तो ऑब्वियसली बातें चलते रहती हैं और वो भी ज़रूरी हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अपने मेडिसिन को अपने हद तक रखना वो मेरे ख्याल से यूजलेस है। आप जब तक सोशलाइज नहीं होंगे, एक्टिविटीज नहीं करेंगे, आपके अंदर और टैलेंट बढ़ता है और लोगों से आप मिलते हैं, नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। तो ये सब जो है मेरे ख्याल से पार्ट ऑफ द लाइफ है। अच्छा डॉक्टर फरा, मैं आपसे अब थोड़ा मेडिसिन की तरफ सवालात की तरफ आऊंगी कि जैसे कि सर्दियों के मौसम में बहुत सारे लोगों को बहुत से इश्यूज होते हैं। एक तो जो जल्द की बीमारियां होती हैं वो बहुत ज्यादा जी बिल्कुल वो बढ़ जाती हैं। उसके साथ साथ जो है वो जो जोड़ों का दर्द होता है, आर्थराइटिस है, वो भी बढ़ जाता है। और अब दूसरा जो है कोविड जो फ्लू की फैमिली का है, तो क्या करना चाहिए इस मौसम में, लोगों को कैसे एहतियात करनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल पूछा फलक, और मैं इसमें बहुत बिलीव करती हूँ कि जो हमारी नानियाँ दादियाँ जैसे होती थी कि हवा नहीं लगे
ये सब चीज़ें आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ बेसिक चीज़ें जो सर्दियों के मौसम में हम लोगों को करनी चाहिए, उसमें एक तो ये सबसे पहले ये कि अपने आप को गर्म रखना, क्योंकि हवा इतनी तेज़ी से लगती है कि वाकई पता नहीं चलता। और आजकल आपको पता है टेम्परेचर के कितने वेरिएशंस हो रहे हैं, मतलब कभी ज़्यादा ठंड हो रहा है, कभी गर्मी हो रही है। दूसरा ये कि अभी कीनू का मौसम है, तो अपने विटामिन सी की मिकदार बढ़ाना। तो वैसे रेकमेंडेड ये है कि सुबह एक कीनू, शाम एक कीनू वाली चीज़। तो 2 कीनू जो है वो एक अच्छी विटामिन सी आपको प्रोवाइड करते हैं। विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है, कुव्वत मदाफियत बढ़ाती है, और आपको प्रिवेंट करती है कि आप फ्लू का वायरस कैच या कोल्ड का वायरस कैच करते हैं, तो वो आपकी जो कुव्वत मदाफियत वाली सेल्स होती हैं वो उससे फाइट इजीली करती हैं, बल्कि आपको प्रोटेक्ट ही करती हैं। तीसरी चीज़ ये कि जो गर्म मेवे होते हैं, जैसे कि कैशूज हो गए या बादाम हो गए, अगर बंदा अफोर्ड कर सकता है तो थोड़ी बहुत मिकदार गर्म चीज़ों की अपनी डाइट में सर्दियों में। और एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी में की कमी, क्योंकि आपको पता है सूरज से ही विटामिन डी एंटर होती है बॉडी में, ज़ाहिर है। तो सर्दियों में हम बाहर भी नहीं जाना चाहते इतना ज़्यादा, सुबह काफ़ी चिली हो रहा है आजकल टेम्परेचर, तो विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन डी से भी कुव्वत मदाफियत इंक्रीज होती है। और आपको पता है कोविड में ये एक रूटीन बन गया है कि अगर किसी को कोरोना होगा वो विटामिन सी भी लेगा, विटामिन डी भी लेगा, और जो हेल्दी फ्रूट्स और नट्स हैं वो मस्ट इस्तेमाल करने वाले हैं इन द कोल्ड। तो आई थिंक ये सबसे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक और चीज़ जो है वो जैतून के तेल का इस्तेमाल अपनी बॉडी पे लगाना, वो भी आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, गर्म रखता है ड्यूरिंग विंटर मंथ्स। और आई थिंक जैतून की तो शिफा कुरान शरीफ में भी मेंशन्ड है बहुत दफ़ा। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं करने के लिए। ओके, बहुत अच्छा आपने बताया डॉक्टर फराह। स्किन से रेलिवेंट भी, इम्यूनिटी से रेलिवेंट भी, और उसके साथ साथ जो है वो अच्छा जोड़ों के दर्द के लिए जो है वो क्या करना चाहिए, उसके लिए मतलब रूटीन, वो तो अब आपको पता है कि एक बीमारी जेनेटिकली है, अब उसमें कर क्या सकते हैं लोग? क्या उनको अपने फिजिशियन के पास रेगुलर जाना चाहिए, या जो उनकी पेन किलर दवाइयां हैं वो खानी चाहिए, या विटामिन डी का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए सर? क्योंकि इस तरह के जो लोग हैं जिनको जोड़ों का दर्द है, आर्थराइटिस है, या कोई इस तरह की कहते हैं ना कि हड्डियों की बीमारी है, तो वो सर्दियों के मौसम में बेचारे बहुत तकलीफ में आ जाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही है फलक। इसमें थोड़ी सी चीजें जो प्रिवेंटेटिव हैं, एक तो ये कि दूध हम लोग नहीं पीते, और दूध नहीं पीना, और क्योंकि दूध में कैल्शियम होती है, और विटामिन डी क्योंकि धूप हम नहीं खाते, 2 चीज़ें हमारी बड़ी मिसिंग हैं। बल्कि शायद काफ़ी ममालिक विटामिन डी से शॉर्ट होते हैं, लेकिन हम लोग की बेसिक यहाँ जो पाकिस्तान में वजह है ये कि हम धूप नहीं खाना चाहते, क्योंकि हम गोरे होने रहना चाहते हैं, और दूसरा ये कि दूध नहीं पीना चाहते, या तो मोटे हो जाएंगे, या दूध का टेस्ट अच्छा नहीं है, या मिलावट है, वॉट एवर रीजन। तो इन दोनों चीज़ों से विटामिन डी अगर होता है बॉडी में, तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन होती है, और कैल्शियम आता है आपको पता है दूध से। तो अगर दोनों ही कम होंगे तो घुटनों का दर्द तो होना ही है। अच्छा, दूसरा ये कि हेल्दी बॉडी वेट, अपना बॉडी वेट सही रखें आप। और अगर आप बहुत हैवी हैं तो ज़ाहिर है बॉडी घुटनों पे सारा वेट जाता है, तो ज़ाहिर है घुटनों में दर्द ओवर पीरियड ऑफ टाइम, अगर शुरू में आपको ना हो यंग एज में, लेकिन आइंदा जाके हो जाता है। तीसरी चीज़ ये कि एक्सरसाइज से आपकी मोबिलिटी रहती है, जॉइंट की स्टिफनेस कम होती है, आपकी बॉडी को आदत होती है फ्लेक्सिबिलिटी की, तो इससे भी घुटनों का दर्द कम होता है। अच्छा, इसके लिए तो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपनी कैल्शियम की मिकदार या अपनी बोन की हेल्थ स्ट्रॉन्ग रखना, अपना वजन कम रखना, क्योंकि अगर आपका वजन भी ज़्यादा होगा तो घुटने के बीच में जो गैप है वो कम होता जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वैसे भी, लेकिन ज़ाहिर वजन की वजह से तो बैठ जाते हैं घुटने। अच्छा, फिर उसके बाद हाइड्रेशन। आई थिंक हाइड्रेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि पानी का कम पीना, और क्योंकि घुटनों के बीच में फ्लूइड भी होता है, तो जो लोग डिहाइड्रेटेड होते हैं तो उनकी नेचुरली भी ओवर पीरियड ऑफ टाइम कम हो जाता है।
अगर किसी की बोन की इंजरी हुई भी हो या घुटने की जैसे कोई गिर गया हो या ट्विस्ट हो गया हो तो फौरन ज़ाहिर डॉक्टर को दिखाएं। अच्छा, आर्थराइटिस का जहां तक आप कह रही हैं तो आर्थराइटिस भी प्रिवेंट करने के लिए विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन सी, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बिल्कुल। एक ओवर द काउंटर ड्रग आती है ग्लूकोसामीन एंड कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट के नाम से। ये बहुत अच्छी होती है जोड़ों के मोबिलिटी के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो पानी होता है, कोलाजन जो होता है अंदर लिगामेंट्स में, सल्फेट, ये तो कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, लेकिन लोगों को इसका पता नहीं होता। और कनाडा में भी ये प्रिस्क्रिप्शन पे मतलब ये लिखते थे डॉक्टर। बात आपने बताई है डॉक्टर फराह। एक्चुअली ये जो चीज है वो हम पढ़ते हैं किताबों में, बट जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, डॉक्टर्स है, फिजिशियंस है, वो ये कहते हैं कि भाई इसका कोई रोल ही नहीं है, एफडीए जो है वो अप्रूव नहीं है। पर इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं, पर और छोटी सी ब्रेक की जाने चाहते हैं। देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे सर्दियों के मौसम में जो है वो अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना चाहिए और जोड़ों का जो दर्द होता है उससे कैसे बचा जा सकता है। सो डॉक्टर फराह हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रही हैं, बहुत लाइक यू नो कि आज का जो शो है काफ़ी इंटरेस्टिंग सा मुझे लग रहा है वरना डॉक्टर फराह जब भी मैं प्रोग्राम करती हूँ सो मैं काफ़ी ड्राई हो जाती हूँ मेडिकल की बातें कर करके, बीमारियों को लाइक डिस्कस करके। तो थोड़ा जो है वो आज एंटरटेनमेंट की भी बातें कर रहे हैं तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, मैं भी इंटरनली थोड़ा फ्रेश फील कर रही हूँ। सो हम बात कर रहे थे कॉर्डाइटल सल्फेट की। बिल्कुल। तो कॉर्डाइटल सल्फेट जो है वो एफडीए अप्रूव नहीं है। सो जबकि एक मेडिसिन जब बनी है तो उसका कोई रोल तो है। तो ये जरा हमारे व्यूवर्स को बताइएगा जो जिन लोगों को जैसे कॉन्ड्रोमैलिशियस पटेला हो गया है या डीएज में, या फिर ऑस्टियो आर्थराइटिस हो गया है, या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, फ्रोजन शोल्डर है, या फिर आपका डिफरेंट आपकी जो जोड़ों का दर्द होता है डिफरेंट जगहों पर, तो कैसे जो है आप इस ड्रग के थ्रू जो है अपने आप को बचा सकते हैं? देखिए ये फलक, ये तो ओवर द काउंटर ड्रग है, जैसे हम विटामिन खरीदते हैं उसी तरह से ये भी एक सप्लीमेंट है। कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट और ग्लूकोसामीन जो है वो आपकी जो कार्टिलेजेस हैं या आपकी जो लिगामेंट्स हैं अगर टॉर्न है उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है और एक्स्ट्रा कोलाजन ऐड करता है आपके जॉइंट्स में। तो मैं आपको ये बता रही थी जो अभी ब्रेक में हम बात कर रहे थे वो ये था कि कनाडा में ये डॉक्टर्स लिखते हैं, ये मतलब जैसे और दवाइयाँ लिखते हैं कि ये वाली खा लो, तो ये सप्लीमेंट उसमें इंक्लूडेड होता है डेफिनेटली। तो ये तो मुझे पता है, मालूम है, और ये कि इससे बहुत लोगों को फर्क भी पड़ा है। रही बात एफडीए अप्रूव्ड की, ये वर्ल्ड ओवर मिल रहा है, यूएस में, कनाडा में आपको पता है एफडीए अप्रूव नहीं होता। तो फिर ये है कि इसकी जो वर्किंग है, जो मैकेनिज्म है कि किस तरह से ये हेल्प करता है, इसके बारे में साइंसदान इतने क्लियर नहीं है, बट इट डज हेल्प। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन टारगेटेड नहीं है, टारगेटेड नहीं है। कि कोई भी आप पेन जैसे हल्दी का होता है, अब हल्दी पे बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं लेकिन नोबडी रियली नोज कि हाउ इट वर्क्स। अब गर्म दूध और हल्दी आप पिए, जोड़ों में आपको दर्द हो तो फौरन ही आफ्टर कपल ऑफ डेज बेहतर होता है, कोई चोट लगी हो तो। अब इसका कैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जहां तक मुझे पता है थोड़ा हर्बल की तरफ देखा जाए तो जो हल्दी के अंदर एलिमेंट्स पाए जाते हैं या फिर उनके अंदर जो, लेकिन एफडीए अप्रूव तो नहीं होगा ना। नहीं, मैंने जहां तक सर्च किया है तो उसमें इन्फ्लेमेशन जो होती है बॉडी के अंदर करती है, उसको रिड्यूस कर रहा होता है, हीलिंग इफेक्ट है उसके अंदर ना। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सदियों से जो एक प्रैक्टिस हो रही है, हम भी जबकि मेडिकल में भी ये देखते हैं जब रिसर्च होती हैं, आपकी रिसर्चेस होती हैं तो आप रेट्रोस्पेक्टिवली जाते हो, केस कंट्रोल की तरफ जाते हो कि किस तरीके से जो है वो आपका ये जो भी आपकी बीमारी थी या ड्रग थी किसी के ऊपर, तो आप हमेशा पिछली जानिब जाते हो ताकि आप उसके ऊपर प्रॉपरली आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। तो इसी तरीके से जो हल्दी है वो भी बहुत सदियों से आई जा रही है और जिसने भी इसका इस्तेमाल किया है तो सबको ही फाका हुआ है, फायदा हुआ है। तो इस वजह से जो है वो फिर हम अगर उसके ऊपर रिसर्च की गई तो पता चला भाई इन्फ्लेमेशन को भी दूर करा, हीलिंग इफेक्ट भी है। तो दिस ऑल आर थिंग्स आर वेरी यू नो के इम्पॉर्टेंट। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी जो नेचुरल चीजें होती हैं वो आपकी केमिकल जो चीजों से बेहतर होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और आई थिंक मैं वही आपसे, जैसे प्रोग्राम के बिगनिंग में मैंने आपको कहा कि जैसे हमारी नानियां दादियां कहती थी
तो वो बिल्कुल ठीक कहती थी। अब जैसे टाइम गुजरा है आप देखें कि इवन इन वेस्टर्न वर्ल्ड लोग जो हैं वो जो पुरानी जो चीजें हैं या नेचुरल जो चीजें थी, रही बात एलोवेरा की हो गई, चलें वो उसका फैट चल रहा है, फिर इसका हल्दी का, टर्मरिक का चल रहा है, किसी ना किसी चीज का आप देखें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बहुत चीज पॉपुलर आती है। फिर एप्पल साइडर विनेगर का आ गया। एक जमाने में हमारी नानी दादी यूज किया करती थी किसी ना किसी चीज को, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ी स्मेल ज्यादा होती है तो, लेकिन अब आप देखें दोबारा से आ गया। फिर अभी चिया सीड्स आ गए। चिया सीड्स क्या होते हैं? तुखम मलंगा जो होता है वो ही होता है, उसी तरह से होता है तुखम मलंगा की तरह। तो इसमें मतलब ये कि पुरानी चीजें हैं जो वापस आ रही हैं अब, और अब विद साइंटिफिक बेनिफिट। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी जो है वो कुछ बीमारियां ऐसी हैं ना कि जिसमें हर्बल मेडिसिन्स का या नेचुरल चीज़ों का जो अगर रोल देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा भी है। जैसे कि आप अगर आर्थराइटिस की बात करें तो आर्थराइटिस में भी जो है वो आपका ऑब्वियसली बात एक जेनेटिकल डिसऑर्डर हो गया आपकी बोन्स के अंदर, तो वो अब आपका जो है वो क्योर तो हो ही नहीं सकता। तो उसको अगर आप अपनी लाइफ मॉडिफिकेशन के थ्रू चेंज कर सकते हैं तो कर सकते हैं, या फिर आप अपनी जिस तरह आपने बताया विटामिन सी, विटामिन डी और डाइट को अच्छा कर लें तो चीज़ों को हम कोप अप कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर फरहा, जो कोविड के अब जाने पाऊंगी क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अभी। बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि अगर कोविड होता है तो कोविड होने की वजह से मतलब आपकी बॉडी के अंदर बहुत लंबे अरसे तक जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर आपको एक बार कोविड हो चुका है तो क्या दोबारा होगा वो कोविड, मतलब क्या इम्यूनिटी का क्या टाइम पीरियड है। तीसरी चीज़ ये होती है कि टेस्ट कौन सा कराना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट तरह के स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास कि पीसीआर करवाएं या आप जो है एंटीबॉडीज करवा लें, डिफरेंट तरह की बातें। तो इसके बारे में हमारे व्यूवर्स को थोड़ा क्लियर विजन बता दें कि आपकी प्रैक्टिस माशाल्लाह से इंटरनेशनली रही है, तो आपका जो भी स्टेटमेंट होगा वो काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। थैंक यू फलक। पहली बात तो आपने बहुत इम्पोर्टेंट ये पूछी कि कोविड की लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। अच्छा, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स देखें अभी क्योंकि इतना ज़्यादा कोविड पे अभी टाइम नहीं हुआ, अभी फिर भी फॉलो कर रहे हैं साइंसदान, सारी पूरी दुनिया के ही फॉलो करें कोविड के पेशेंट्स। हाँ, लेकिन ये है डेफिनेटली कि जिन लोगों को कोविड हुआ है अभी तक, जब नया नया होके ख़त्म होता है, नेगेटिव ही आते हैं, तो एग्जॉस्शन इनको बहुत होती है, फटीग बहुत है, यानी कि थोड़ा सा चलते हैं या कोई काम करते हैं तो फौरन थकान होने लग जाती है। तो एक तो ये चीज़ है, और दूसरा ये कि लंग्स में स्पॉट्स रह जाते हैं कोविड के, वो काफ़ी टाइम लगता है उनको हील करने में, तो उनकी लंग की कैपेसिटी वैसी नहीं रहती जैसे वो पहली थी। अच्छा, और तीसरी चीज़ जो है वो और कोई इन्फेक्शन का लगना ड्यूरिंग दैट टाइम कि जब उनकी इम्यूनिटी डाउन है, कोविड अभी अभी हुआ है, क्योंकि वीकनेस तो रह जाती है। तो ये 3 इसके अभी फिलहाल जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स देखे गए हैं। और कुछ लोगों की जैसे सबसे ज़्यादा तो लंग्स ही अफेक्ट हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट लंग्स का ही है। कुछ लोगों के इस तरह की लंबी वेंटिलेटर पे रहने में या नाउजुबिल्ला किसी और बाईपैप वगैरह का लगने का, सीपैप का लगने का, हार्ट पे भी थोड़े लोगों का अफेक्ट देखा गया है ड्यूरिंग दिस टाइम। तो अब जब आप बेहतर हो गए हैं कोविड के बाद, तो ज़ाहिर है इम्यूनिटी अप रखना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अपनी एनर्जी अप रखना, ऐसी चीज़ें खाना जैसे यखनी हो गई, मटन की यखनी हो गई या चिकन की यखनी हो गई, या हेल्दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और इसके अलावा ये कि नट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें अपनी डाइट में रखना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। दूसरी चीज़ ये कि सांस, लंग की एक्सरसाइज करना, यानी कि गहरी सांस लेना रोज़, मतलब एक तो लोग मेडिटेशन भी करते हैं, दूसरा ये कि एक्सरसाइज रखना कि 20 सेकंड तक सांस रोक के रखें और फिर छोड़ने से लंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। तो ये लंग के जो जैसे आप एयर इन्फ्लेट करेंगे अपने लंग्स में, तो वो स्पॉट्स भी आहिस्ता आहिस्ता जाने लगेंगे। तीसरी चीज आपने दूसरी चीज जो बहुत अच्छा सवाल पूछा कि कुव्वत मदाफियत कितने दिन तक रहती है कि दोबारा कोविड ना हो जाए। ये फर्क डिपेंड करता है इंसान की अपनी कुव्वत मदाफियत पे कि एंटीबॉडीज जो उसने उसके खिलाफ जो कुव्वत मदाफियत बनाई है वो
उसके अंदर है अभी तक कि नहीं है, वो सिर्फ पता चलेगा, जो आपके तीसरे सवाल का जवाब है कि अगर आपने एंटीबॉडी का टेस्ट कराया होगा। अच्छा, कुछ लोग एंटीबॉडी का टेस्ट कराते हैं, उनकी बहुत सारी एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं कोविड के बाद, लेकिन कुछ लोगों की बिल्कुल भी नहीं होती। तो अब जिन लोगों की नहीं है या जिन लोगों की हैं वो टेस्ट करवाएंगे तो पता चलेगा, एंटीबॉडी का टेस्ट कराएंगे तो पता चलेगा कि उनकी कितनी मतलब क़ुव्वत मदाफ़ियत मौजूद है कोरोना की। और अगर नेगेटिव आता है वो टेस्ट या बहुत ही लो लेवल है उसका, तो जाहिर है आपको फिर वही चीज़ें अपनी क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़ाने की करनी चाहिए। जिन लोगों की एंटीबॉडीज़ हैं वो जब तक रहती हैं तब तक दे आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट कोविड। तो इस तरह से अब ये नहीं कोई कह सकता कि 2 महीने 3 महीने 4 महीने, वो तो आपकी अपनी क़ुव्वत मदाफ़ियत की क्योंकि रहती है, कुछ लोगों की रहती है लंबे अरसे तक। WHO ने भी कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं जिसमें जो एक बिल्कुल ही रीसेंट इनकी स्टेटमेंट, क्योंकि वो तो वेरी कर रही है डिफरेंट तरीके से, जब वो अपनी कॉन्फ्रेंस बिठाते हैं तो डिफरेंट उनकी स्टेटमेंट्स सारी चेंज होती है, वेरिएशंस आ रही हैं। तो जो बिल्कुल फाइनल अभी इनकी स्टेटमेंट आई है तो वो यही आई है कि जिन लोगों को कोविड हो चुका है वो दोबारा शिकार होते हैं, हो रहे हैं, रिपोर्टिंग हो चुकी है ऐसे लोगों की। तो जाहिर सी बात है उसमें वी कांट से कि कब तक रहेगा, कितने अरसे तक रहेगा, कितने अरसे तक इम्यूनिटी जो परसिस्ट करती है, बिकॉज जो फ्लू है वो भी तो आपको रिकरेंट होता है, बिल्कुल ऐसा ही रिकरेंट हो रहा है। अब आप मतलब उससे क्या कर सकते हैं, और जब भी आपको होता है तो डिफरेंट शक्ल में होता है, या तो कभी आपको होके चला जाता है, कभी बहुत सिवियरिटी कोस कर देता है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट्स कि वी कांट से एनीथिंग दैट्स टू अर्ली टू गिव एनी सॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट्स। अच्छा डॉक्टर फराह, एक और चीज बहुत मतलब अहम सवाल है कि जो लोग एक ही फैमिली में रहते हैं, ठीक है, अब 2 लोगों को पॉजिटिव आया, बाकी रिमेनिंग उनको नेगेटिव आ गया, तो उसकी क्या वजूहात होती है? वो भी इम्यूनिटी है या फिर कोई और मेरेकल हो जाता है? मुझे कोई कह रहा था लड़कियों को कम हो रहा है, पता नहीं ये मर्दों के पीछे ही पड़ा हुआ है कोरोना वायरस। मेरे का ऐसा नहीं है, औरतों को भी हो रहा है, लेकिन बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं डॉक्टर फराह। आई थिंक इट इज ट्रू दैट विमेन आर द स्ट्रॉन्गर सेक्स, दे आर नॉट द वीकर सेक्स। और दूसरा ये कि आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कोविड का होना या ना होना, और आपने कहा कि जो अगर 3 लोगों को हो जाता है घर में और मतलब कुछ लोगों को नहीं होता फैमिली मेंबर्स को, डेफिनेटली क़ुव्वत मदाफ़ियत पे डिपेंड करता है। आप देखिए एक घर में बच्चे जिनमें होते हैं तो उस घर में जो उसका मेल होता है, जब से जो सबसे एज में ज्यादा होता है उसी को सबसे पहले कोविड देखा गया है। उसमें माशाल्लाह बच्चों को इतना इफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये जो वाइफ साथ होती है, जो हेल्प कर रही होती है, उनको हल्का सा हो गया कोविड, ठीक हो गई, या उनको नेगेटिव ही रहता है। तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम इस तरह से बना हुआ है कोविड को लेके कि इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये सिर्फ क़ुव्वत मदाफ़ियत पे डिपेंड कर सकता है, या ये कि छोटी छोटी डोजेस, जैसे वैक्सीन जो अब आ रही है, जैसे फलक आगे भी हम बात करेंगे इसके, जो वैक्सीन आ रही है उसमें आपको पता है कि जो इंजेक्शन है वो ज़ाहिर बूस्टर भी लगेगा, उसका सिर्फ एक डोज नहीं लगेगी। तो बूस्ट उसमें होता है कि थोड़ा सा आप ऑर्गेनिज्म दें और फिर उसके बाद थोड़ी सी आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट टाइम आप बूस्टर देंगे तो वो बॉडी आपके ऑर्गेनिज्म को पहचानती होती है, तो जब आप बूस्टर देते हैं तो एकदम से वो बहुत बड़ा रिस्पांस करती है क़ुव्वत मदाफ़ियत। जबरदस्त। डॉक्टर फराह, इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं वैक्सीन के ऊपर, और मुझे आपसे ये भी बात पूछनी है कि कौन सी वैक्सीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर एक ब्रेक की जाने चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे थे कोविड के ऊपर, और साथ साथ में हम वैक्सीन के ऊपर भी बात कर रहे थे कि वैक्सीन जो है वो कितनी इफादियत रखेगी, कितना फ़ायदा पहुंचाएगी, और हमारे मुल्क में कब तक पहुंच जाएगी, कब तक हमें जो है वो ट्रायल बेसिस पर मिलेगी, या फिर किन लोगों को टारगेट किया जाएगा। एक बहुत ही हसीन शख्स में सब मौजूद है, डॉक्टर फराह, जो हमें बता रही थी रिगार्डिंग द वैक्सीन के कैसे जो है वो हमें यूटिलाइज करनी होगी। जी डॉक्टर फराह, वैक्सीन का जहाँ तक अभी आपको पता है यूएस में लगनी शुरू हो गई है वैक्सीन, कनाडा में भी लगनी शुरू हो गई है वैक्सीन, बल्कि मेरे 2 भाइयों को लग चुकी है इस वक्त यूएस में वैक्सीन। पाकिस्तान में जब तक ये पहुंचेगी आई थिंक इट विल बी जनवरी का एंड या फरवरी तक। अभी इसके ऊपर नेगोशिएशंस चल रही हैं ज़ाहिर है, और आपको पता है यहाँ पे लग भी चुकी हैं, ट्रायल्स हो भी रहे हैं, वैक्सीन के फाइनल स्टेजेस तक पहुंच गए।
तो मैं ये समझती हूँ कि इस वैक्सीन से नोवेल वैक्सीन, आपको पता है नोवेल कोरोना वायरस था, तो नोवेल वैक्सीन है ये। इस तरह की वैक्सीन पहले बनी भी नहीं और लगी भी नहीं, और इसके रिएक्शन लॉन्ग टर्म के पता नहीं है। लेकिन क्योंकि इस वक्त इमरजेंसी है, पैंडेमिक है और कोई और तरीका नहीं है इससे बचने का, तो जो साइंसदानों ने बनाया है, और जाहिर है अब साइंस काफ़ी एडवांस्ड है, वो पहले वाली बात तो नहीं है जब पोलियो की और MMR की वैक्सीन शुरू में निकलती थी और रिसर्च डेटा इतना नहीं होता था, चीज़ें इतनी नहीं होती थी। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं ये इसी रेस में लगी हुई हैं कोविड की वैक्सीन। जाहिर है एज टाइम गोज बाय तो ये बेहतर से बेहतर होती जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि लगेगी कब और कैसे लगेगी, तो ये तो हमारी गवर्नमेंट के डिसीजंस हैं। आई थिंक जब स्टार्ट होगी, और आई थिंक प्रॉब्ली चाइना से ही हम लोगों के पास आएगी। और मुझसे किसी ने पूछा था किसी प्रोग्राम में कि डॉक्टर फरा ये फ्री में लगेगी, तो मैंने कहा कि जाहिर है अब जैसे WHO का सारी वैक्सीनेशंस EPI की वैक्सीनेशन लगती हैं, लेकिन जाहिर है अगर किसी को फाइजर की या मॉडर्ना की या बायोटेक की किसी की लगानी है तो आई थिंक दे प्रॉब्ली वुड हैव टू पे फॉर इट, बिकॉज वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जाहिर है वुड बी एक्सपेंसिव मोर देन हमारे नेबरिंग मुल्क चाइना जो है वो हमें फैसिलिटेट भी करेगा इसमें, जाहिर है डेफिनेटली। तो मेरे ख्याल में तो जाहिर है जब आएगी तो जो लगवा सकता है वो जरूर लगवाए। अच्छा डॉक्टर फरा, एक सवाल, नोवेल कोरोना वायरस जो आपने बताया, तो इसके बारे में जरा बताएं, इसको नोवेल कोरोना वायरस क्यों कहते हैं? इसको नोवेल इसलिए कहते हैं फलक क्योंकि इससे पहले ही एग्जिस्ट करता है, मतलब कोरोना वायरस तो हैज बीन अराउंड फॉर सेंचुरीज, लेकिन ये एकदम से म्यूटेट हुआ ना, और अफेक्ट इसने जैसे किया तो इसका बिहेवियर किसी को नहीं पता था कि क्या बिहेवियर है, कैसे आधा टाइम तो आपको पता है कि हम लोग ने यही डिस्कशन में लगा लिया कि टेबल पे कितने दिन रहता है और हवा में कितने दिन रहता है। आपको याद है शुरू में हम लोग ने कितनी बातें की, हम लोग जितना डरे हुए और खौफजदा थे कि मतलब हाथ, किसी चीज को हाथ लगाते हुए भी 10 बार हाथ धो लेते थे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही हो रहा था। और फिर ये कि फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये इस पे सर्फेसेस से नहीं लगता, एक दूसरे के कांटेक्ट से लगता है, मतलब किसी को हो और फिर सांस से एयरबोर्न से, तो फोमाइट नहीं है ये। तो बहुत सारी चीजें इसमें चेंज हुई। तो जैसे जैसे हमने अंदाजा लगाया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो इट चेंजेस। ओके, तो नॉवल का मतलब ये है कि वी डिडंट नो अबाउट इट ना, पहले से इस पर्टिकुलर वायरस के बारे में अंदाजा नहीं था। तो और अभी भी मैं समझती हूँ कि काफी अंडरस्टैंडिंग के बाद 1 साल हो गया, आपको पता है ये कोरोना वायरस के स्केयर को, और बल्कि मतलब हम लोग तो अब 2021 में एंटर हो रहे हैं इस वक्त। तो इसको स्टडी करते हुए इन्होंने इसीलिए इसका नाम रखा कि नॉवेल ही है भाई ये। और अभी भी आपको पता है कि इसका म्यूटेशन का इसका आ गया है कि जो वायरसेस ऑलवेज म्यूटेट, और RNA वायरसेस तो बहुत ही जल्दी म्यूटेट होते हैं। डॉक्टर फरा, कुछ तो प्रीवियसली जो हमारे वायरसेस हैं हेपेटाइटिस के, तो उसमें भी तो आप HIV हो गया, तो ये म्यूटेट नहीं करते थे खिलाफ जो है वो, मतलब हम अभी उनको कोप अप नहीं कर पाए हैं। और भी बहुत सारी ऐसी जानलेवा बीमारियां हैं जो हम लोग अभी तक उस पर कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। और ये तो फिर एक जब पैंडेमिक की सूरत में आया है, और जिस तरीके से इसने तबाही मचाई पूरी दुनिया के अंदर, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें हमारे पास केसेस रिपोर्ट ना हुए हों, पूरी इंटरनेशनली। तो ऑब्वियस ही बात है कि दिस इज कि लाइफ में फर्स्ट टाइम हमने भी ये सारी चीजें देखी, तो बड़ा एक एक्सपीरियंस भी हुआ और पता भी चला कि किस तरीके से जो है वो ये तबाही मचा रहा है। और एक और चीज जो बहुत अहम है कि जो टेम्परेचर था वैक्सीन का, तो ये भी बहुत सारी जगहों पर डिस्कस हो रहा है अभी कि टेम्परेचर जो है वो कम है या फिर मतलब माइनस में है, -275 आई गेस। तो वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी हमारी कंट्री के अंदर, या फिर हम लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, या हमारे पास वो इक्विपमेंट्स नहीं है। तो क्या इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि अभी जो रिसेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है लोगों का, वो यही है कि फाइजर की वैक्सीन जो है वो क्यों हमारे पास मतलब अवेलेबल नहीं हो सकती है।
देखिए, फलक, जब नई नई चीज कोई भी आती है मार्केट में, स्पेशली कोल्ड चेन, इसको कहते हैं कोल्ड चेन मेंटेनेंस ना। कोल्ड चेन मेंटेन लेबोरेटरीज वाले भी करते हैं, क्योंकि आपका सैंपल कलेक्ट किया जब तक वो लैब में पहुंचता है तो उसकी कोल्ड चेन मेंटेन होनी चाहिए, उसको एक प्रॉपर तरीके से रखा होना चाहिए। अगर वो प्रॉपर तरीके से नहीं रखा होगा, लैब में पहुंचेगा तो उसके टेस्ट की एक्यूरेसी अफेक्ट होती है। तो अब सवाल आपका ये है कि कोविड की वैक्सीन की कोल्ड चेन कैसे मेंटेन होगी। तो आपको पता है कि जेनेटिक सैंपल्स जैसे होते हैं वो पूरी दुनिया में शिप होते हैं, क्योंकि जेनेटिक लैब्स किसी डिजीज की जर्मनी में है तो किसी डिजीज की यूएस में मार्कर्स पड़े हुए हैं। तो डीएनए सैंपल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, इनको नेगेटिव का टेम्परेचर चाहिए होता है, इनको कोल्ड चेन मेंटेन करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो वो डीनेचराइज हो जाता है। तो उसी तरह से ये वैक्सीन जब अवेलेबल आने लगेगी तो उसकी कोल्ड चेन के मेंटेनेंस के प्रॉपर प्रोटोकॉल ज़ाहिर बनेंगे। और ये तो उसकी कंपनी जिससे खरीदेंगे हम, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें यहाँ पहुंचा के दे। ठीक है। और फिर दूसरा ये कि फिर हमारे ऊपर ये है कि हम उसको कैसे कोल्ड चेन को मेंटेन करते हैं। अभी भी जो वैक्सीन लगती हैं बच्चों को, चाहे हो गई वो, उनकी भी कोल्ड चेन मेंटेन होती ही है, ऐसा नहीं है कि वो बाहर रखे हुई होती हैं। तो उनको भी मेंटेन करने के लिए वी आर यूजिंग फ्रिजेस, या उनके टेम्परेचर के अंदर, उनके अंदर थर्मोमीटर्स बिल्ट इन होते हैं। और ईसा लैब में आपको पता है फ्री वैक्सीनेशन ईपीआई के थ्रू हम लोग करते हैं, तो हम लोग भी कोल्ड चेन को मेंटेन रखते हैं। तो इट इज नॉट अ बिग थिंग। और मैं ये समझती हूँ कि जहाँ ये वैक्सीन आएगी तो उसके साथ उसके कूलर्स भी आएंगे, जाहिर है उसकी प्रॉपर टेम्परेचर की चीजें भी आएंगी। तो जब ये रिलीज होनी है और हमें करना ही है और पूरी दुनिया इन्वॉल्व भी है, तो जाहिर है रेस अगेंस्ट टाइम तो है कि वक्त हमारे पास शॉर्ट है और लोग इतने इन्फेक्ट होते जा रहे हैं। और कराची में तो और पाकिस्तान में तो इस वक्त बहुत बड़ी वेव आ रही है और आई भी है बल्कि। तो आई थिंक मैं ये समझती हूँ कि बहुत ही इसको सोच समझ के किया जाएगा। ये ऐसी चीज नहीं है कि आओ लगा दो वैक्सीन। राइट, बिल्कुल। ये बहुत जो है वो एक लंबा प्रोसेस है और मेरे ख्याल से ये टाइम कंज्यूमिंग भी है। बिल्कुल कि आएगा, जिस तरीके से लोग इंतजार करके बैठे हुए हैं कि बस अब वैक्सीन आएगी और बस लग जाएगी, इस तरह नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, टाइम बाय टाइम सब चीज़ों को होगा और अवेलेबिलिटी का भी देखा जाएगा कि कहाँ जो है वो अवेलेबिलिटी की जा सकती है और किस तरीके से लोगों को लगाया जाता है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए मेरे ख्याल से वो ज़्यादा थोड़ा स्पेस फ्रंट लाइन वालों को पहले लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। और फिर जो मतलब बड़ी एज के लोग हैं उनको। अच्छा डॉक्टर फराज, चले ये ड्राई सारी बातें तो हो गई जो हमारे प्रोग्राम का मकसद था, वो अब हम आपकी म्यूजिक की तरफ आते हैं कि क्या रिसेंटली आपने कोई चीज यानी कि कोई नया एल्बम या कुछ इस तरह का मतलब क्या इंट्रोड्यूस किया है आपने? अभी लास्ट मेरा जो गाना निकला है वो रोमांटिक बैलेड है, मतलब यानी कि रोमांटिक गाना था। मैं वैसे फलक इंक्लाइन होती हूँ सूफी शायरी के ऊपर। तो मेरा मेन मकसद ये होता है कि सूफी या हमदे और इस तरह के जो है वो मॉडर्न उस तरह से मैं पढ़ूं। और मेरा जो टाइटल है म्यूजिक की जो भी रिलीजेस मेरी चल रही हैं उसका टाइटल है अज़्मे सफर। अच्छा, तो अज़्मे सफर का भी एक वो है कि इसकी डिसाइड जो उसका नाम किया था वो बिल्कुल प्री कोरोना ही डिसाइड किया था। पता नहीं अल्लाह ताला की करनी ऐसी होती है। तो अज़्मे सफ़र नाम इसलिए रखा क्योंकि इसमें बहुत सारी रूमी की और जो मशहूर सूफियाना शायर हैं उसमें उनके कलाम मैंने पढ़े। और आपको पता है सूफियाना शायरी में वो डिप्रेशन की इसकी बातें नहीं करते, वो हमेशा होप की, अल्लाह ताला के टेस्ट्स की और अल्लाह ताला को बहुत प्यारे तरीके से प्यारे तरीके से उसकी अलामतें और उसके फैसले और उनकी चीज़ों पे की गाइडेंस देते हैं। और जब इंसान गिर जाता है या डिस्पेयर में होता है या अंधेरा लगता है उसको, तो फिर उसको, और आपको पता है हर एक को ही होता है फलक के, हम भी आप भी शायद को हर शख्स एक मुश्किल टाइम से गुजरता है। तो उसके बाद जब वो उठ के खड़ा होता है तो वो नया अज़्म करता है और उसका सफर फिर शायद एक दूसरे लेवल से फिर शुरू होता है। तो इस वजह से इसका नाम अज़्मे सफर रखा।
और अज़्म सफ़र में जो है वो तकरीबन 9 गाने हैं, जिसमें सूफियाना शायरों का कलाम है और बहुत सारे जो पुराने कव्वाल थे उनके हैंड मी डाउन ठुमरियाँ ऐसी इंक्लूडेड हैं जो कि एज ओल्ड है, सेंचुरीज ओल्ड हैं। अच्छा। तो वो मैंने दोबारा उनको पढ़ा है और अभी तक मेरे 5 गाने निकल चुके हैं। एक बहुत आपको पता है कोविड में हमारा निकला था ए रब्बुल आलमीन, और ए रब्बुल आलमीन उसका पार्ट नहीं है एल्बम का, लेकिन ये कि वो इंडिपेंडेंटली मेरा बहुत दिल करा हम पढ़ने को, तो मैंने साबिर ज़फ़र साहब को कॉल की। मैंने कहा साबिर ज़फ़र साहब आप मुझे एक हम लिख के दे दें। अच्छा, ये कोरोना शुरू नहीं हुआ था उस वक्त, हमारा लॉकडाउन, कोई चीज़ नहीं थी उस वक्त, तो पता नहीं मेरा बड़ा दिल था उसको करने का। तो वो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा फ़ेरा, मैं डॉक्टर फ़ेरा मैं आपको लिख के देता हूँ, तो फिर आप वकार अली से इसको कंपोज करवाइएगा। मैं वकार अली के पास गई, वकार अली का बहुत अच्छा लिखा हुआ है रब्बुल आलमीन, और आप यकीन करें उसकी रिकॉर्डिंग शुरू हुई है यहाँ पे कोरोना शुरू हुआ है, और मैंने कहा ये तो बिल्कुल लग रहा है जैसे कि कोविड के लिए रिलीज हुई है ये, जबरदस्त। और बहुत लोगों ने इसको सराहा, और आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त वकार अली साबिर ज़फ़र साहब के अल्फाज, आई थिंक उन्होंने मास्टरपीस मैं समझती हूँ एज अ म्यूजिशियन, एज अ सिंगर एंड एज अ जो शायरी पढ़ने वाले लोग होते हैं उनको बहुत ही टची और बहुत ही दिल, और इसमें आपको पता है पूरा हमने कोविड का दौर दिखाया, उसमें दिखाया कि किस तरह से एक्सपो में काम हो रहा है, किस तरह से फोर्सेस काम कर रही हैं अपना, किस तरह से डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, हमारी अपनी लाइफ, डॉक्टर फरहान ईसा की लाइफ, यू नो हाउ आवर लाइफ वाज इज राइट नाउ इन द कोविड फ्रंट लाइन होने के हवाले से, और जो काम डॉक्टर फरहान ईसा ने किया कोविड के रिलेशनशिप की वजह से, और जिस तरह से हर जगह वो गए और अवेयरनेस प्रोवाइड करी इस चीज के लिए, तो मैं खुद भी मतलब मेरे लिए एक आइडियल पर्सनालिटी है डॉक्टर फरहान के। इन्होंने जो है वो जिस तरीके से मतलब लोगों की हेल्प की है अवेयरनेस के लिए, उन्होंने अपना जो एक होता है ना जब हम औत उठाते हैं तो वो उन्होंने पूरा किया है इस पर, और उन्होंने जो है वो ये डर के वो भी कर सकते थे, जैसे मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि वो मास्क लगाए घरों में चले, वो भी एक जरूरत थी, बट कुछ लोग फ्रंट लाइन में आते थे जिनको अगर वो ये चीज करते कि हमें घर में बैठना है और हमें मास्क लगा के और बस अपने आप का ख्याल रखना है, तो शायद वो एक मतलब मेरे ख्याल से वो आप अपने प्रोफेशन के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। सो डॉक्टर फरहान ने जो है वो मतलब आइडियल चीजों का ख्याल ना करते हुए कि मुझे भी हो सकता है या मैं भी इफेक्टेड हो सकता हूँ, बट वो हर जगह गए हैं, हर जगह लोगों को हेल्प की है। इवन मैंने भी जितने हमारे कोविड के इंस्टीट्यूट हम बना रहे थे या कुछ, तो मैंने जब जब उनको बुलाया है तो वो तब आए हैं। सो ये बहुत ऐसा ही है। इज एन इनक्रेडिबल पर्सनालिटी। डॉक्टर फरहान ईसा का जो विजन है, एक तो पैट्रियोटिज्म जो है वो हमारे वालिदैन ने हमारे अंदर कूट कूट के बराबर, बिल्कुल, और आई थिंक उसकी वजह से माशाल्लाह डॉक्टर फरहान इज द एल्डेस्ट, तो उनको बहुत एक तो बहुत पैट्रियोटिक हैं वो, दूसरा ये कि बहुत हुब्बुल वतनी के साथ साथ उनको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, और लोगों की हेल्प करना। कोई भी उनके पास आता है तो ऐसा नहीं होता कि वो यू नो खाली हाथ जाए या किसी तरह से भी। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा रहा आपके साथ आज प्रोग्राम, बहुत जॉयफुल रहा, अच्छी अच्छी बातें भी डिस्कस की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें भी डिस्कस की, पर आज जो है हमारे पास वक्त बहुत कम है। सो बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाई इतने इंपॉर्टेंट स्केड्यूल से, और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी वक्त दिया, हमारे व्यूवर्स को बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। सो अपनी मेज़बान फलक कादिर को अब इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।